अस्सलाम वालेकुम। इसराइल का ईरान के ऊपर ज़ालिमाना हमला, और ज़ालिमाना इसलिए है कि उसकी जितना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर रहे हैं। उसका आर्मी चीफ उसको शहीद कर दिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो साइंटिस्ट थे, उनके की फिगर्स थे, उनको टारगेट असैसिनेशन की हैं। इसी तरीके से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो हेड हैं उसको असैसिनेट कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे सबक हैं जिसको सीखना चाहिए। दुनिया में रहम करके आपको ज़िंदा कोई नहीं छोड़ता, अपना आप बचाव करना पड़ता है। पहले तो घर के अंदर जितने उनके वो बैठे हुए हैं ना, स्पाइज़, इसराइल के जितने जासूस बैठे हुए हैं, वो एक लम्हा फ़िक्री है। किसी मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तादाद में अगर दुश्मन के जासूस बैठे हुए हैं और आपका एलानिया खुला दुश्मन है जिससे कोई शुबे की गुंजाइश ही नहीं। जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी वाली कैफियत है। इंडिया ने हमारे ऊपर हमला करना है, हमें पता है, और अभी भी सूरत हाल वही है। तो अगर हम उससे आंखें बंद कर लें तो इससे बड़ी हमाकत हो नहीं सकती। वैसी सूरत हाल इस वक्त ईरान के अंदर है। एक तो वहाँ पर कोई 9,000 के करीब ज्यूइश पॉपुलेशन है, वो एक फैक्टर होगा। लेकिन बहुत सारी इतलात ये भी हैं कि वहाँ जो इंडियन पूरा नेटवर्क था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वो कंपनी थी, ट्रेड भी कर रही थी, तिजारत भी कर रही थी, लेकिन वो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में जासूसी का नेटवर्क भी फैलाते थे, जिसमें हमने कुलभूषण यादव को भी पकड़ा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसमें ईरान के मुखालिफ ये मौका जैसे ही बना तो वो इसराइल के लिए वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बन गया। 5 उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ऐसे असैसिनेट किया है कि उनकी कारों के अंदर बम लगाए हैं और वो बम फट गए जैसी गाड़ियाँ चलानी शुरू की हैं। जो कुछ उनके हेड्स थे, उनके जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर वो बैठे हुए थे, ऊपर से ड्रोन आया और ड्रोन ने वो हेलफायर मिसाइल उसी कमरे में फायर किया जहाँ वो पर्सनैलिटी थी और उसको शहीद कर दिया। तो इतनी ज़्यादा अगर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है। पहले इस्माइल हानिया का वाक़या भी इसी तरीके से हुआ था और वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का सेटअप था जिसके अंदर वो बैठे हुए थे और वहीं पे ऐसे ही एक मिसाइल आया था और उनको शहीद कर दिया गया था। तो ये एक पूरी दुनिया के लिए मेरे ख्याल में सीखने के लिए एक मौका है कि अगर घर को इतना खुला छोड़ेंगे कि उसके सारे दरवाजे खिड़कियां दुश्मन के लिए खुले हैं, वो अंदर से कूद आए, अंदर से उसके मिसाइल भी आ गए, ड्रोन भी आ गए, अंदर आके उनके ड्रोन वो ऑपरेट भी कर रहे हैं, आपके सिस्टम को भी जैम कर रहे हैं, जासूस भी बैठे हैं जो कारों में बम भी लगा रहे हैं, वो जगहों की भी निशानदेही कर रहे हैं जहाँ आपकी की फिगर्स बैठे हैं, तो फिर मुल्क को बचाने का कोई तरीकाकार नहीं होता। लेकिन बहरहाल इसराइली काम जो है उसकी पूरी दुनिया को मजम्मत करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, उनके की लीडर्स उनको असैसिनेट किया, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अभी तक ईरान जो है वो यूरेनियम की अफसुदगी में उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि अपना एटमी हथियार बना सके या एटमी धमाका किया हो उसने। इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद है। तो दोनों का अगर मुआवजा देखें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त बुरी पोजीशन इसराइल की होनी चाहिए, लेकिन वो ईरान के ऊपर ये कहकर हमला कर रहा है कि इसके प्रोग्राम से मुझे ख़तरा है। भाई तेरे प्रोग्राम से बाकी मुस्लिम दुनिया को क्यों नहीं ख़तरा? गज़ा के अंदर 55,000 मुसलमान शहीद कर दिया, लेबनान सीरिया के अंदर जो तबाही फेरी उसका कोई हाल नहीं है। तो लेकिन ख़तरा किससे है? ईरान के प्रोग्राम से। तो आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से पूछेंगे कि पाकिस्तान के सामने क्या हिकमत है। हमारा ख़तरा इंडिया वाला भी टला नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ कि माजी के अंदर जो 2 मौक़िया है उसमें इसराइल और इंडिया का गठजोड़, हमें वज़ीर आज़म ने बताया कि इनका गठजोड़ था। अभी भी पहलगाम वाले वाक़े के अंदर भी मौजूदा वज़ीर आज़म ने बताया कि वहाँ पर श्रीनगर के अंदर इसराइली एडवाइज़र्स भी बैठे हुए थे और उनके इक्विपमेंट भी यूज़ हुआ। माजी के अंदर जो पहला वाक़या था पुलवामा के बाद, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी यही बात हमें बताई कि एक मिसाइल हमले का ख़तरा था जिसमें इसराइली हथियार और उनके जहाज़ भी इस्तेमाल होने वाले का ख़तरा था, और फिर पूरी दुनिया के वर्ल्ड कैपिटल्स को इतला दी गई और वो मामला रुक गया। तो ये आपको दोबारा ख़तरा आइंदा आने वाले हफ्तों में, महीनों में दोबारा उसका सामना करना पड़ सकता है, और पाकिस्तान की तैयारी उस मामले में 100% रहनी चाहिए। हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। आज जो शुरका हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में, सेनेटर फैसल वाडा पॉलिटिशियन हैं, तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। एजाज महमूद साहब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हमारे साथ हैं, सबको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। तारिक चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपकी हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि एक ऐसे प्रोग्राम के ऊपर, एक ऐसी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली के ऊपर काम करें कि पाकिस्तान के दिफा को और मौजूदा जो ख़तरात हैं इस रीजन के अंदर उसको सामने रखते हुए अपनी पेशबंदी करें। कोई इस हवाले से काम कर रहे हैं आप? बयाना से बढ़ के ये काम करने की ज़रूरत है आपका कुछ, जैसे वो वॉर गेमिंग करते हैं ना, वॉर गेमिंग इसके ऊपर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा ही एक हकीकत पसंदाना और फैक्ट बेस्ड जो है वो तज्ज़िया किया है जो सूरत हाल इस वक्त ईरान में है। और इस वक्त जो जदीद जंगी आपने देखा है कि आलात इस्तेमाल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे एक तो हमने पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग हुई उसमें भी आपने देखा, अल्लाह ताला की ज़ात ने उस पर बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान को हर मरहले और हर शोबे के ऊपर बरतरी और फोकियत दी। लेकिन अब जो आप ईरान में देख रहे हैं ये मामला वाकई बहुत काबिल फ़िक्र है। और
बड़ा ही अफसोसनाक भी है कि ईरान के अंदर मौजूद उनके लोग बाकायदा काम कर रहे थे पहले, और ऐसा नहीं हुआ कि जितनी जगह के ऊपर जो है ये उन्होंने उनके कमांडर्स या उनके जो साइंटिस्ट थे उन पे हमला किया। कोई सारे पहले तो ये था कि शायद इन्होंने मिसाइल अटैक्स किए हैं या इन्होंने तैयारों के ज़रिए जो है वो मिसाइल मारे हैं, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ड्रोन्स और प्लस जो है वो धमाका खेज़ मवाद और इस तरह के बाकी इंटेलिजेंस की चीज़ें, वो उनके लोग जासूस आप कहें उनको, वो यहाँ पहले से मौजूद हैं। फाइटर जेट्स भी यूज हुए, सारा कुछ किया, इस्तेमाल हुए, जो उनके अपने लोग भी हैं और प्लस जो लोकल भी लोग उन्होंने साथ को शामिल किए हैं। ये एक बड़ी ही ऐसी सूरत हाल है कि जो बड़ी ही फिक्र अंगेज़ है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि ईरान को बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, और अभी देखें कि इस वक्त जबकि वो बड़ी चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा है, हमने अपनी हर तरह की एक आप ये कहें कि सपोर्ट पाकिस्तान की कौम की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, उनकी आवाम को, उनकी गवर्नमेंट को हर हवाले से और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हमने ये कहा है कि हमारी ये जो इखलाकी सपोर्ट है, ये जो OSCE है उसका इजलास होना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा होना चाहिए, और ये जो जारियत है ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की बात भी नहीं हमें करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी तरफ। कि आप देखें, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात करते हैं, आप हर मुल्क की सोवरेंटी की बात करते हैं, बैनुल-अक़वामी कवानीन की बात करते हैं, ये जो खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी हो रही है इसमें तो मुस्लिम उम्मा को छोड़ें, आप देखें कि वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री है, उसके ऊपर किस तरह दूसरा मुल्क जो है ज़बरदस्ती एक जंग मुसल्लत कर रहा है और इंटरनेशनल कुव्वतें सारी जो हैं वो सोई हुई हैं। एक तो ये बात है, सोई नहीं हुई है, वो इसराइल की मदद कर रही हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, दूसरी अब बात यह है जो आपने पाकिस्तान की बात की है, देखें जिस तरह इंडिया ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की, और जिस तरह मैंने कहा कि हर शोबे में उसमें 2-3 चीज़ें थीं। यानी सबसे पहले हमने उनके तैयारे गिराए, राफेल तैयारे जिसमें 4 शामिल थे, फिर उसके बाद हमने जिस तरह अपना एक साइबर वॉर में उनके सिस्टम को हमने जो है वो जैम किया, उनके डिफेंस सिस्टम को जैम किया। उसके बाद जो हमारे मिसाइल गए उनके मुख्तलिफ़ ठिकानों के ऊपर, 100 से ज़्यादा इंडियंस से उनकी हलाकतें हुई हैं, और मिलिट्री के लोग उनकी हर बेस के ऊपर जो है, जो बॉर्डर के ऊपर उनके गाँव थे, हमारे मिसाइल गए हैं, वो उनको तोड़ नहीं कर सके। तो ये तो था वो वारफेयर जो हम सब ने देखा है और अल्लाह ने हमें इसमें लेकिन अब जिस ख़तरे की ओर आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी उस दिन बजट इजलास के दौरान कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में भी ये बात की है कि मार्काए हक जो है वो जारी है, बनियानुल मरसूस ख़त्म हुआ है जो कि उस जंग का नाम था, लेकिन जो मार्काए हक है वो भी जारी है। अभी सीज़ फायर हुआ है, अभी जंग बंदी नहीं हुई है। मैं इसकी तरफ दोबारा आपकी तरफ आपको लेकर आता हूँ। पहले मैं बॉर्डर साहब से भी चाहूँगा, ये जो ईरान वाला चैलेंज है इसके ऊपर आप भी बताइए कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हिकमत अमली अपनानी चाहिए। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि वॉर किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं है, किसी भी मुल्क के अंदर हो, एक साइड हो या 20 साइड हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हमने शिकस्त दी है हिंदुस्तान को भी इस बार, बल्कि हिंदुस्तान से तो जान कोई नहीं छुड़ा पा रहा था मोदी की, हमारे चीफ ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत नेक्स्ट इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। नंबर 3 सर ये कि हमारे लिए सबसे एक वो कहते हैं ना सर, जब फेलियर होता है तब भी अपॉर्चुनिटी होती है, और जब आपका भी कोई दुश्मन हो तब भी अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो ये कि जिस वक्त फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा था उस वक्त सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को साथ होना चाहिए था, यूनाइट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम उस वक्त यूनाइटेड नहीं थे, डिवाइडेड थे, और वो हिकमत अमली हमने नहीं अपनाई, तो उसकी वजह से उसको और शय मिली। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे पास इस एनिमी इजराइल हमारा दुश्मन है, तो इसमें भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, और ईरान के साथ जो सिचुएशन है उसके अंदर भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम मीडिएटर, आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करें, डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर हम आवाज़ बुलंद करें, इसको लेके जाएं मुस्लिम उम्मा की तरफ फोरम्स के ऊपर, और इसका बेनिफिट ईरान को ही सिर्फ नहीं होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा, इस खत्ते को होगा। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन अभी हुई है। अगर आप पहले पाकिस्तान इंडिया की टेंशन थी, वो भी इस खत्ते के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। पाकिस्तान इंडिया की टेंशन अभी वहीं पे है, खत्म नहीं हुई है। ये आपकी बात से छोटा सा पॉज है, मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन हमें उसमें मुतमईन इसलिए रहना चाहिए अल्लाह की मेहरबानी से कि हमारी फ़ौज, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी एयर फोर्स, हमारी नेवी फुली तैयार है, और वो इसको ईज़ ऑफ करके नहीं बैठी हुई, वो हर मिनट लम्हा उसको मॉनिटर कर रही है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मेरी भी खदशात है, मेरी ख्वाहिश होगी, मैं गलत हूँ, कि कुछ ना कुछ ड्रामा हो सकता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा सर ये वर्ड ना, अगर तो मोदी की हुकूमत गिर जाए तो फिर तो आप इसको स्केल डाउन कर दीजिएगा, नहीं तो ये इसका स्केल अभी ऊपर ही है। देखिए फिर तो
मोदी की हुकूमत भी जाएगी, मोदी का सर भी जाएगा अगर आप कोई एडवेंचर उन्होंने किया, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटीज़ पूरी दुनिया में सराही गई है। मतलब अब तो हमारा वो हाल हो गया है कि पाकिस्तान जिस जगह पे फोर्सेस हाथ रख दे, उस कंपनी का, उस ब्रांड का शेयर आसमान पे चला है, तो उसकी मांग पूरी दुनिया बन जाती है। चाइनीज इक्विपमेंट की पूरी दुनिया में मार्केट बढ़ गई, यूरोपियन की गिर गई है। जितना चाइना ने हमें नेक नीयत से सपोर्ट किया था, हमने नेक नीयत से ऑटोमेटिकली रिटर्न दे दिया, जिसकी वजह से जितनी वो मार्केटिंग नहीं कर सके अपनी अच्छी प्रोडक्ट की, वो पाकिस्तान के फोर्सेज ने जो कमाल का किया, उसमें एयरफोर्स का एक बहुत सॉलिड हाथ है और उनको जितना भी क्रेडिट दिया कम जाए, और सिपहसालार ने भी सॉलिड किया। मार्शल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। मार्शल एजाज साहब, ये जो ईरान वाली सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान के लिए कौन से ऐसे लेसन हैं जिनको हमें सीखते हुए आइंदा के लिए अपनी पेशबंदी करनी चाहिए? बाज़ चीज़ें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। अगर ईरान सऊदी अरब, कतर, यूएई इन ममालिक के साथ बना के रखता है तो शायद उसको अरब वर्ल्ड से सपोर्ट मिल जाती, जो इस मौके पे उसको मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। बड़ी वोकल होने चाहिए थे वो लोग, नहीं मिले। पाकिस्तान बोला, बाकी मुस्लिम कंट्रीज से वो वाज़ें आई नहीं है उस शिद्दत के साथ। तो शायद एक बड़ा लेसन ये है। दूसरा, जो उसके घर की सूरत हाल है, वो तो शायद पूरी दुनिया के हर मुल्क के लिए एक लर्निंग कर्व होना चाहिए कि अपने दरवाजे इतने खुले मत छोड़ें कि दुश्मन अंदर घुस के ट्रक भी ले आए, जासूस भी ले आए, बम भी फिट कर रहा है, मिसाइलों के लिए निशानदेही भी हो रही है, तो फिर तो तबाही होगी। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आपका तज्जिया जो है वो भारत की आइंदा इंटेंशंस के बारे में और पाकिस्तान का जो के लिए जो आपने जिस तरह बात की, वो दोनों आपके पॉइंट बिल्कुल वैलिड हैं। और चूंकि आज का मौजू ईरान और इजराइल स्पेसिफिक है, तो मैं उसी पे फोकस करूँगा। देखिए, ईरान की इस रीजन में एक बहरहाल एक न्यूसेंस वैल्यू है इजराइल के पर्सपेक्टिव से। और जब उन्होंने अपने इर्द गिर्द के तमाम मुसलमान ममालिक को या तो मुआहिदों के ज़रिए या ट्रेड के ज़रिए या किसी और फॉर्मल इनफॉर्मल अरेंजमेंट के ज़रिए उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, और उसका वाज़ेह सबूत ये है कि वो इम्प्यूनिटी के साथ पूरे इलाके की एयर स्पेस, उनके एसेट्स इस्तेमाल करते हुए वो ये जारहाना उन्होंने ये कैंपेन शुरू की है। तो ये अगर ईरान का प्रोग्राम वो जो है उसको सैबोटाइज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये बात यहाँ रुकेगी नहीं, क्योंकि उसके बाद नेतन्याहू की अपनी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि दूसरा बड़ा ख़तरा उनको पाकिस्तान है। तो अब जबकि ईरान एक इस रीजन में एक आखिरी बफर के तौर पे वो खड़ा हुआ चैलेंज कर रहा है इजराइल को, तो अगर ये बफर भी ख़त्म हो जाता है तो फिर किसी टाइम फ्रेम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनकी तरजीहात में इजराइल की फिर अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। और उसके लिए उनको भारत की सूरत में इस आय उनके पास मौजूद है। और ये चीज़ आपने दो पिछली जो हमारे उनके साथ एपिसोड्स हुई, आपने उसको रेफ़र किया। अगर आप उससे पीछे जाएं तो कम से कम 2 बार जो है एक सीरियस स्ट्राइक ऑप्शन जो है उन्होंने कंटेम्पलेट की, जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आखिरी स्टेजेस पे था, या जब पाकिस्तान 98 मई में जो है न्यूक्लियर धमाके करने की करीब था। तो वो एक रियल थ्रेट रही है हमें, और इस चीज को सर अभी भी रियल थ्रेट है, अभी भी रियल थ्रेट है। और इंडिया और इसराइल का जो गठजोड़ है, आपको जो हमारी इंटरनल हिकमत अमली है ना, इन दोनों को सामने रख के हमें बनानी पड़ेगी कि ये दोनों अगर इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ आते हैं तो फिर इनसे निपटना कैसे है। इसको रूल आउट मत करिए, ये दोनों मिलके आएंगे। रियल थ्रेट है जो नजर आ रहा है आपको मलिक साहब, ये दोनों मिलके आएंगे। 1980s में 82-83 में एक रॉ के पुराने डिप्टी चीफ रवि रिखाई ने एक किताब लिखी थी, 4th राउंड। उसने उस वक्त इस चीज़ को कंटेम्पलेट किया था और एक फिक्टिशियस उसमें सिनारियो बिल्ड करके उसने उस वक्त की थी कि हम किस तरह
पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम को हम सब जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसकी क्या ऑप्शंस हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स। उसने एक फिक्शन की सूरत में वो किताब लिखी, वो बड़ी उसकी बड़ी रिसर्च थी उसमें। बाकी सारी चीज़ें उसने पाकिस्तान की उस वक्त की जो कैपेबिलिटीज़ थी वो उसने बिल्कुल एक्चुअल प्ले की थी, लेकिन किताब की थीम उसने जो है वो फिक्शन रखी। तो ये उनके थॉट प्रोसेस का, रॉ का, मुसायद का ये कॉमन एजेंडा है। और हमें बिल्कुल सबक सीखना चाहिए ईरान के एपिसोड से, और हमें हम वक्त तैयार रहना चाहिए इस थ्रेट के खिलाफ। बिल्कुल सही है तारिक फजल साहब। जो एक बहुत बड़ा लेसन मुझे ईरान के अंदर नज़र आया, वहाँ जो सोसाइटी के अंदर इंटरनल डिवीजन है बहुत ज़्यादा है। वहाँ जो मौजूदा उनकी हुकूमत है, जब से वो इनकलाब ईरान के बाद वाली सूरत हाल है, तो वो सोसाइटी को उन्होंने खुलने का मौका नहीं देते। कभी वहाँ निकाब के ऊपर, वो हिजाब पहनने के ऊपर वहाँ इस कदर क्राइसिस पैदा होता है कि आप सोसाइटी का गला घोंटे ना तो रिएक्शन आता है। तो आपको लोगों को इम्ब्रेस करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। वो किसी मुसलमान खलीफा का है कि उससे निज़ाम हुकूमत के ऊपर पूछा गया कि वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये कच्चे धागे की तरह अवाम और हुक्मरान का रिश्ता है। जब अवाम खींचे तो वो डोर छोड़ देता है, तो जब अवाम ढीली छोड़े तो वो खींच लेता है। ये एक बेसिकली एक वो पूरा प्रिंसिपल है आपका हुकूमत का और अवाम के ताल्लुक का। तो ये भी एक लेसन है ईरान वाले मामले से, जिसको हम सबको सीखना चाहिए कि कभी सोसाइटी के अंदर इतनी पोलराइजेशन ना आ जाए कि वो तकसीम के लेवल्स जो हैं वो रेड लाइंस, फॉल्ट लाइंस बन जाए आपकी। मलिक साहब, मैं बिल्कुल आपको इस बात पे तज्जिया करने से पहले, सबसे पहले तो इन कंपैरिजन टू दैट सिचुएशन जो आप बता रहे हैं, मैं पाकिस्तान की आवाम को अप्रिशिएट करूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी कौम दी है कि ये मार्का हक शुरू होने से पहले इंडिया के साथ हमारे अंदर भी कोई पॉलिटिकल डिवाइड, कोई रीजनल डिवाइड, कोई इलाकाई, कोई मजहबी, लिसानी, फ़िरका वारियत, काफ़ी डिवीजन्स नज़र आ रही थी। और मैं तो अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि शायद इंडिया का हमारे ऊपर हमला करने की एक वजह यह भी थी कि उसे नज़र आ रहा था कि शायद हम ये कोई तकसीम शुदा कौम है और हमारे अंदर जो है वो यूनिटी और वादत वो उस तरह नहीं आएगी और हम कमज़ोरी का सबूत देंगे। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की कौम इकट्ठी हुई है और इस पूरे मार्के में जिस तरह उन्होंने बिल्कुल एक बंद मुट्ठी की तरह इत्तेहाद के साथ मुल्क के दिफा की बात की, अपने जान के नजराने देने की बात की, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात की, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिली हमारी अफवाज को। तारिक साहब, ये हर दफ़ा इंडिया के खिलाफ कौम आपको ऐसे ही 25 करोड़ यूँ जुड़ी हुई मिलेगी। मैं तो कहता हूँ 10 लाख फौज नहीं, 25 करोड़ फौज। लेकिन आप उस इशू को अंडरमाइन मत करिए कि सोसाइटल पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए, ये हर्ट करती है। बात मैं यही कर रहा था कि अब इससे जो हमें लेसन लर्न करना है, बासियत गवर्नमेंट भी और इसके मैनेजमेंट के हवाले से भी, कि हमें उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए कि जहाँ पे ये पोलराइजेशन हो। हमें वो जो अल्लाह ने इकट्ठा किया है तो इस इत्तेहाद को इंशाल्लाह कायम रख के इससे फ़ायदा उठा के पाकिस्तान के मसाइल हल करने की और पाकिस्तान की तामीर व तरक्की की बात हमें करनी चाहिए, और हम कर रहे हैं। हम ये बात मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ये बातें जो हैं ये डिस्कस होती हैं और हम इस पर बात करते हैं, और इसके बारे में प्रैक्टिकल आगे क्या इकदाम करने चाहिए उनके बारे में भी हम तय करते हैं कि हम कैसे चलेंगे इंशाल्लाह। ईरान की जो आपने बात की, देखें ये बिल्कुल एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो आपने की है। अब उसके ज़ाहिर एक इंटरनल सिचुएशन है, उसकी एक जो उनका एक इनकलाब आया उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, उसके बाद जो चीज़ें चलती रहीं वो भी पूरी दुनिया जानती है। अब ये इंटरनल उनकी सिचुएशन क्या रूप या रंग इख्तियार करती है, मेरा ख्याल है कि अभी इसके बारे में कोई राय देना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके अंदर अब कैपेसिटी कितनी है कि वो किस तरह इसको फाइट बैक कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर भी जज्बा पूरा मौजूद है। जिस तरह उन्होंने इसको रिटेलिएट किया है और जवाबी हमला उन्होंने इसराइल पे किए हैं, एक नहीं कई किए हैं, मुतादिद किए हैं, और हम जो वीडियोस भी देख रहे हैं उनकी कई बिल्डिंग्स गिरी हैं, उनके शहरों को नुकसान पहुंचा है। तो बेहतर तो ये है कि जैसे कि वोडा साहब ने बिल्कुल अपने पहले जुमले में कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। अगर इस खत्ते के अंदर इस तरह की एस्केलेशन होगी तो उसके असरात इस खत्ते के ऊपर वो दूररस होंगे, वो इंतहाई ख़राब और बुरे होंगे, वो अच्छे नहीं होंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मसले को रुकना चाहिए, अपने तमाम आलमी जो हमारे राब्ते हैं उन्हें इस्तेमाल करेंगे, कनेक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। आप देखें कि जब हमने 10 मई को इंडिया को जवाब दिया उसके बाद उन्हें सीज़ फायर की बात करना पड़ी, और हमने जब देखा कि हमें अल्लाह ने फ़तह दिया, हमने कोई उसमें देर नहीं लगाई, हमने कहा जी ठीक है सीज़ फायर करते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो वहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे। वहाँ पे अमेरिका ने एक किरदार अदा किया, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था और उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ, सीज़ फायर की पे पहुँचा, एस्केलेशन की बात हमने नहीं की, हमने इस खत्ते में पीस की बात की।
तो हम अपना ये जिम्मेदाराना रोल इस कॉन्फ्लिक्ट में भी अदा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कम से कम हो और ये वॉर जो है ये बड़े स्केल के ऊपर ना फैले। फैसल वाडा साहब, जो पाकिस्तान की लीडरशिप का, आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का एक मेरे ख्याल में यहाँ पे रोल बनता है, वो ये है कि कुछ अरब मालिक को और ईरान को इस इशू के ऊपर जोड़ने की कोशिश करे, इवन चाइना और रशिया को इंगेज करने की कोशिश करी जाए, ताकि यहाँ से ईरान का फैक्टर जो है वो वाला हाल ना हो जाए जो गजा में हो रहा है, वो वाला सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए। देखिए सतीश साहब, जो आपने इब्तदाई में कहा ना, ईरान एक बफर का रोल प्ले कर रहा था, और अगर वो बफर बीच में से हट गया तो ये डायरेक्टली हम पर इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह के बयान आता है, 2011 में भी बयान आए हैं इसराइल के पाकिस्तान के लिए, उसको भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। नेतन्याहू का ये जो बयान है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान, वो पुराना बयान है जो अभी 2011 का है, तो उसको भूलना नहीं चाहिए। आप कहते हैं ना कि आदत बदली जा सकती, फितरत नहीं। तो फितरत तो ये भी दूसरा बूदी है, ठीक है। तो उसके तरफ कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात आपको सजेशन बहुत ज़बरदस्त है कि क्योंकि अभी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे हैं, हम जंग जीते हैं, एक वर्ल्ड में आपके लिए गर्मजोशी पाई जाती है, आपके पासपोर्ट की इज्जत होगी, तो दिस इज वेरी गुड टाइम कि आप स्टेप आगे बढ़े, आप मीडिएटर का किरदार अदा करें, सबको यूनाइट करें। और अगर आप खित्ते में एक दुश्मन के सामने भी पीस लेके आ जाते हैं और झंडा लहरा रहे थे सफ़ेद रंग का, जिसको ईरान का फायदा होता है, खित्ते का फायदा, पाकिस्तान का फायदा होता है, नथिंग लाइक इट, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। इसमें अगर आपने ज़रा सा भी हील हुज्जत की, इसमें भी तू तोड़ा किया, या आपने थोड़ा सा भी ईज ऑफ किया कि ये उनका मामला है, हमारा नहीं, हम जिस तरह खड़े हैं, जिस तरह असेंबलियां खड़ी हैं, जिस तरह, देखिए पाकिस्तान का रोल ये होना चाहिए कि इस वक्त अरब मालिक को, रूस को और चीन को और ईरान को एक मेज़ के ऊपर ले आए और ये एक पूरा ब्लॉक जो है निगोशिएट करे वेस्ट के साथ कि आप क्या कर रहे हैं, इसराइल को बैक कर। मेरे ख्याल से वो उस तरफ हम, मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग भी यही है, जो मुझे समझ भी आ रहा है, वो ये कि यही एक पायदार और वे फॉरवर्ड होना चाहिए ना? ये वे फॉरवर्ड यही बन सकता है, और कोई वे फॉरवर्ड इसका है भी नहीं, यही वे फॉरवर्ड है। एक ब्रेक ले लेंगे हमारे। वेलकम बैक। अभी एक लेटेस्ट क्लिप आया है हमारे पास, एक ईरान टीवी के ऊपर एंकर प्रोग्राम कर रही हैं और करते करते वहाँ पे मिसाइल हमला हुआ है और वो मलबा वलबा वहीं पे स्टूडियो के अंदर उनके ऊपर गिरना शुरू हो गया। क्लिप दिखाइएगा, फिर साथ गुफ्तगू करते रहेंगे, साथ दिखाते रहिएगा। ये आप मुख्तलिफ जो मिसाइल अटैक हैं उसकी वो साइड पे फुटेज दिखाते रहें। मैं एयर मार्शल इजाज़ साहब की तरफ वापस जाऊँगा। इजाज़ साहब, इस जंग के अंदर एक एयरफोर्स का कमज़ोर होना है, ईरानियन एयरफोर्स का, वो एक कमज़ोरी है उनकी। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे इसराइली जहाज़ भी उनके ड्रोन्स भी वो आके एट विल हिट कर रहे हैं जहाँ उसको हिट करना है। दूसरा, मिसाइल प्रोग्राम इन्होंने बहुत ज़्यादा पहले वीडियोस बना के रिलीज़ करवाई थी कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ ईरान ने बना रखी हैं। तो अभी इनके मिसाइल पहुँचे हैं, तेल अवीव पहुँचे हैं, दूसरी जगह पहुँचे हैं, लेकिन जितनी उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए थी उसके अटैक को, इसराइली अटैक को रोकने के लिए, वो हमें मिसिंग नज़र आती है। जी मलिक साहब, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन हमें इस असेसमेंट को इस तनाजुर में देखना चाहिए कि पिछले 45 सालों से किस तरह की आइसोलेशन का शिकार है, उस पर किस तरह की पाबंदियां हैं। वो रज़ा शाह के ज़माने में उनको अमेरिकन इक्विपमेंट, उस वक्त का बेहतरीन एयरफोर्स इक्विपमेंट उनके पास था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारा सिस्टम ऑब्सलीट हो गया और अल्टीमेटली वो एक रूडिमेंट्री S-300 रशियन जो है एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ उनके अपने बवार 373 और खुरादाद 15 और या ज़हरा, इस तरह के लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि किसी तरह भी मैच नहीं हैं जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। उनके पास अपनी बनाई हुई और अमेरिका से एक्वायर की हुई दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज तक उनकी हमेशा रसाई होती है। मैं ये समझता हूँ कि एक अगरचे ईरान ने अपनी एक हाइप क्रिएट की हुई थी और वो आपको पता है कि जहाँ पे भी इस तरह के थियोक्रेटिक रिजीम होते हैं या जहाँ पे मिलिट्री सेंट्रिक जो है ना रिजीम्स होते हैं, वहाँ पे वो अपने दिफा के बारे में मीडिया में और अपने मीडिया वॉरफेयर में वो अपने बारे में एक एग्जैजरेशन का उनका एक जो है वो तासुर होता है। वो चीज़ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ ग्रांट कीजिए कि दुनिया के बेहतरीन लेयर्ड एयर डिफेंस होते हुए, जिसमें उनके पास सक्सेसिव किसी भी टारगेट तक पहुंचने से पहले आपको 4
जो है लेयर्स में से गुजर के जाना पड़ता है। और फिर ईरान, अगर सिर्फ आप तेहरान से तल अवीव का फासला देखें तो वो तकरीबन 985 नॉटिकल माइल है, कोई 1,500 किलोमीटर। तो उसमें वो कई मुल्कों की एयर स्पेस से गुजरे हैं जहाँ पे उन पे इंटरसेप्शन भी हो रही हैं। जॉर्डन में बैठे हुए वो इंटरसेप्शंस कर रहे हैं। तो उन तमाम तर डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद उन्होंने जो मुख्तलिफ टारगेट्स हिट किए हैं वहाँ पे वो शायद उस तरह की फुटेज आज तक हमने, जब से इजराइल बना है, वो हमने उनकी जो 2 जंगें भी हुई, बड़ी जंगें जो हुई उनकी, योम कपूर वार और दूसरी जंग अरब इसराइल जंग, उसमें भी उनकी जो पॉपुलेशन सेंटर या उनके मेनलैंड को इस तरह कोई एयरफोर्स हिट नहीं कर सकी थी। जबकि उस वक्त के ज़माने में उनके इसके जो एडवर्सरीज थे उनके पास बड़ी अच्छी एयरफोर्सेस थी। तो इस चीज़ का मैं ईरान को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने चैलेंज किया और वो मिथ ब्रेक की है उन्होंने। तो हमें इस चीज़ को इसी तनाजुर में देखना चाहिए कि ये एक मिसमैच है स्ट्रेंथ का, कैपेबिलिटी का, फोर्स कंपोजिशन का, और उसके मुताबिक ही हमें ये डिडक्शन जो है ना वो लेनी चाहिए। सही। अच्छा तारिक साहब, इस पूरे इलाके में ईरान अकेला है। ये एक पहलू ये है कि उधर से तो मिसाइल आता है या जहाज़ आते हैं तो उसके लिए एयर पैसेजेस मौजूद हैं, उसके वो रीफ्यूलिंग के लिए जो इसराइली एयर टैंकर्स हैं वो भी साथ आए हैं, जो जहाज़ों को मिड एयर आपको रीफ्यूल करना होता है वो भी साथ आता है। लेकिन इधर से जो ईरान भेजता है उसके लिए वो जॉर्डन और दूसरे ममालिक उसको शॉट डाउन करते हैं। तो आपको इलाके में दोस्त बना के ज़िंदा रहना चाहिए, अकेले ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। ये भी लेसन है बहुत सारी बाकी चीज़ों के अलावा। ये जो अभी सूरत हाल पैदा हुई है, और आप देखें कि हमने अपने उन तमाम दोस्त ममालिक का फ़र्दन उनके घर जाके उनको शुक्रिया अदा किया है कि जिन्होंने मार्का हक में पाकिस्तान का साथ दिया। और अगर इस खत्ते में, हमारे इस रीजन में, अगर हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े ना होते तो यकीनन उसमें हमें जो मसाइल हैं या चैलेंजेस हैं हमारे लिए, उनसे नबुर्द आज़मा होना मुश्किल होता, इतना आसान ना होता। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। और ये एक अपने गली मोहल्ले में अगर आप देखें तो अपने, मेरे और आपके सतह के ऊपर, एक आम आदमी की सतह के ऊपर भी अच्छे पड़ोसी होना एक बहुत बड़ी नेमत होती है। और अगर आप इसको स्केल को बड़ा करें, एक मुल्क की हैसियत से देखें तो उसमें भी अच्छे पड़ोसी, और फिर उनके साथ इंटेंशनली आप अच्छे ताल्लुकात बना के रखें, एक ज़िम्मेदार और एक पीसफुल मुल्क की तरह। और हमने इस खत्े में साबित किया है, पाकिस्तान के स्टैंस को इंटरनेशनली सब ने एक्सेप्ट किया है कि हम एक ज़िम्मेदार कौम है, ज़िम्मेदार मुल्क हैं। हालांकि अपने माइट की वजह से और अपना एक बेटर इकोनॉमी की वजह से इंडिया ने इससे पहले जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाया हुआ था वो ये था कि शायद इस खत्े का अकेला वही चौधरी है, वही सारे फैसले करता है और उसी की चलती है, और वही जो है वो जो कहता है वो सही होता है। लेकिन इस मार्का हक ने वो सारा कुछ उलट साबित किया, और वो जो बर्तरी इंडिया को हासिल थी वो आपको हासिल हुई। अभी आपने एक जुमला बोला था प्रोग्राम के स्टार्ट में कि मार्का हक अभी जारी है, बुनियानुन मरसूस जो है वो कंप्लीट हुआ है, वो जो मिलिट्री का एक फर्स्ट फेज था, लेकिन मार्का हक अभी जारी है। इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, ये मेरी बड़ी ये कंसीडर्ड ओपिनियन है कि मार्का हक जो है वो जारी है और बुनियानुल मरसूस जो है वो ख़त्म हुआ है। उसकी रीज़न ये है मलिक साहब कि देखें, इंडिया को जो नरेंद्र मोदी है उसकी एक ख़ास सोच है, वो हिंदवाता की सोच है। 100 साल पहले RSS का वहाँ पे जन्म होता है और वो सोच बदस्तूर वहाँ पे पनप रही है। और जब से ये BJP की गवर्नमेंट्स आई हैं, तवातर के साथ वो अपनी सोच को फैला रहे हैं। वो अदम बर्दाश्त की सोच है, वो दूसरी तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें एक्सेप्ट ना करने की सोच है। उसके नतीजे में जो वो इक़दाम कर रहे हैं और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की उन्होंने, उसमें उन्हें नाकामी हुई। अब नरेंद्र मोदी पहली बात उस ज़हनियत से बाज नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि उससे वहाँ पर मुख्तलिफ सवालात का सामना है। अपोजिशन उसे सवाल पूछ रही है, उसे मीडिया सवाल पूछ रहा है कि तुमने किया क्या है, हमारा तो बड़ा एक कद काट था पूरी दुनिया के सामने, तो तुमने तो हमें जलील करके रख दिया है, सिंपल वर्ड्स में। तो इस सिचुएशन में नरेंद्र मोदी कोई भी गलती कर सकता है। जंग बंदी की जो मैंने बात की है, अब ये सबको पता है कि अभी सीज़ फायर हुआ है, वो कोई गलती दोबारा कर सकता है अपने इंटरनल प्रेशर में आके, अपनी उस हिंदवाता सोच की मैंने बात की, हिस्ट्री आपको बताई, उसकी वजह से। और अगर उसने गलती की तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला के फजल से हम वक्त तैयार हैं, हमारी बरी फौज हो, फ़ज़ाई हो, नेवी हो, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हों। और यहाँ मैं ज़रा आपके प्रोग्राम में ज़रा खुल के ये बात करूँ कि हमने हमेशा हर प्रोग्राम में अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसमें बरी फ़ौज, सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत, उनका प्रोफेशनलिज्म, उसके बाद हमारे जो एयर चीफ़ हैं
ज़हीर बाबर सिद्धू साहब, उनका प्रोफेशनलिज्म और पेशावराना महारत, उनकी बहादुरी सबको अप्रिशिएट किया, नेवी को। लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं इनका बड़ा की रोल रहा है उसमें। जितने हमारे फ़ौज के इंटेलिजेंस के इदारे हैं, किस तरह हमने वहाँ पे टारगेट्स को लॉक किया इंडिया में। मैंने आपको बताया कि 100 से ज़ायद उनके बंदों को मारा हमने, और उनकी तमाम, और ये मिलिट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हमने किसी सिविल इंस्टॉलेशन को नहीं मारा। तो ये सारी हमारी जो तैयारी है अल्लाह के फजल से बिल्कुल मुकम्मल है। हमारी ये ना तो ख्वाहिश है कि ये मार्का दोबारा ज़िंदा हो, ना हमारी ये आप ये कहें कि हमने कोई ऐसी इस खत्ते में बढ़ के मारी है। हमने तो पीस की बात की है, अभी अमन की बात कर रहे हैं। पहले भी, इससे पहले भी जो एस्केलेशन की थी वो इंडिया ने की थी, उसे मुंह की खानी पड़ी। और दोबारा अगर उसने ये एस्केलेशन की कोशिश की और दोबारा छेड़छाड़ की कोशिश की, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह ताला के फजल से इससे ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ जो अभी इन्होंने इंटेलिजेंस का जिक्र किया बॉर्डर साहब, इसका बड़ा रोल है। ये जो ईरान के अंदर, मैं कहता हूँ ना कि सबके लिए दरवाजे खुले थे कि जो उसका दुश्मन है वो आया और उसने अपनी मर्ज़ी से जिसको जो धमाका करना था, टारगेट करना था, उसने किया। इंटेलिजेंस को रीफोकस करना चाहिए। अमेरिका ने 9/11 के बाद होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, तो हमारी भी जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं इन्हें सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन का एक पूरा सेटअप बनाना चाहिए। और सियासी मुखालफिन जो हुकूमत के ये निशाना बनाते हैं ना कि उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उससे निकल जाना चाहिए। असल प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ जाएं, जो दुश्मन है उसको ढूंढें और उसका सफाया करें, घर के अंदर मौका ना दें किसी को घुसने। मेरे ख्याल से बहुत नदीम अली साहब बहुत अल्टीमेट एक अल्लाह मैंने एक पोजीशन दी है, जिसके बाद अब जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो इरेलेवेंट हो गई, जो इरेलेवेंट थी वो रेलेवेंट हो गई, कामयाबी हो गई, पासपोर्ट की इज़्ज़त हो गई, पाकिस्तानी की इज़्ज़त हो गई, दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इंटेलिजेंस का काम है वो फोकस्ड है, इसको सेंट्रलाइज कर दें इसको। मज़ीद इसमें शुक्र है मेरे निशानदेही की, क्रेडिट तो मेरा नहीं है, लेकिन निशानदेही सबसे पहले मैंने की थी कि आप डिफेंस बजट बढ़ा दें। जो मैंने कहा था उससे तवक्कुस ज़्यादा होना चाहिए था असूलन, लेकिन इतने कम वसाइल के अंदर फ़ौज की इतनी कामयाब परफॉर्मेंस इज़ रिमार्केबल। तो अगर आप इनको तगड़ा कर दें तो ये किस हद तक पैरामीटर्स अपने बना सकती है। और दिफा होगा तो सर मुल्क तरक्की करेगा, डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अभी आपका अल्टीमेट मौका है कि आप फोकस करें। पूरी दुनिया के हालात अजीब से हुए में, इसके अंदर आप फोकस करें, मज़ीद अपने आप को तगड़ा करें। और इनका काम है गवर्नमेंट का कि वो पॉलिटिकल साइड को इंगेज करें, जो भी करना है वो ये करें, सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाना छोड़ दें और ये तासुर भी देना छोड़ दें, जो हमने भी दिया था अपने एतबार में और ये भी दे रहे हैं कि जी हम नहीं है, ये है, इनका ना ताल्लुक है, ना ये सीन के अंदर है, ना ये इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब ये अपना काम करें, ज़बरदस्त कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, इनको उधर ही रहने दें। अब हमारा ये काम है लेन देन करें, बैठें बिठाएं, प्यार करें, डांटें लड़ें, जो भी करना है वो अब हमारा काम है और हम उस पर फोकस करें। और डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर जितना मजबूत हो सकते हैं वो मजबूत होते हैं। अगर हम बांट दें, डाइवर्सिफाई कर दें अपनी चीज़ों को, डेलीगेट पावर को करना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकलेगा। भरपूर मौका, सुनहरी मौका पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये जो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर कुछ टारगेट किलिंग की हैं कुछ लोगों की, अपने सियासी, अपने उन लोगों की जिनको वो कहते थे कि वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनका रोल है, कुछ लश्कर का था, कुछ जैश का था, उन्होंने ढूंढ के पाकिस्तान के अंदर 20-25 लोग मारे। इसी तरीके से आपके ये जो TTP वाले या BLA वाले घुसते हैं और टारगेट को हिट करते हैं, तो ये वो दुश्मन है जिनके ऊपर आपकी इंटेलिजेंस फोकस्ड हो जानी चाहिए। लेकिन हम उनका भी सफाया कर रहे हैं। डेली पे 1500, 1800, 1200 ऑपरेशन हो रहे हैं, दवा दम मार रहे हैं, उठा के मार रहे, कीड़े की तरह निकाल के मसल रहे। तो ये फौज का क्रेडिट, मेरा तो ख्याल है सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर उससे बढ़ के आपको फोकस करना चाहिए। छोटी छोटी पॉकेट्स है ना, तो इसमें बड़ा डिटेल्ड, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ईरान वाले सबक है बिल्कुल। और आपने बड़ी अच्छी निशानदेही कि दोस्त ममालिकों का साथ होना बड़ा जरूरी है। अकेले आइसोलेटेड हो जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आती है। बड़ा साहब की बात जो आपने दोस्त ममालिक की बात की ना, पड़ोसी, देखें अनफॉर्चुनेटली ईरान के अंदर से पाकिस्तान की जो बॉर्डर के ऊपर हमारे एरियाज़ हैं, दहशतगर्द वहाँ बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते रहे हैं। इंडिया बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर ईरान के थ्रू ऑपरेट करता रहा पाकिस्तान, ईरान में भी और अफगानिस्तान के रास्ते भी, दोनों। अफगानिस्तान पर कभी मौजूद गुफ्तगू नहीं है, इस टाइम ने ईरान का, अफगानिस्तान तो डेफिनेटली अभी भी कर रहे हैं। ईरान को उस वक्त भी सोचना चाहिए था। हम उस वक्त बार बार उनसे गुजारिश कर रहे थे कि हम ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं, जब कभी खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी सपोर्ट जो है आपको वो पाकिस्तान से मिलेगी, आपकी हिमायत पाकिस्तान करेगा। आज आप देखेंगे इंडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को उन्हें मॉरल सपोर्ट दे रहा है, इंडिया इसराइल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ये एक लेसन जो आपने कहा ना, ये सब के लिए है और ईरान के लिए बिल्कुल है। और आज मैं देख रहा था कि टीवी पे कि ईरानी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तशक्कुर के नारे, वो चलते वो प्रोड्यूसर साहब प्ले कर दें, वो प्ले कर दें। دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در
قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। तारिक साहब, वोडा साहब, एजाज साहब, आप सबका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।